1947 से लेकर अब तक हर बार 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर और 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराकर भारत देश को मिली आजादी और संविधान के लागू होने की याद दिलाते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल है जो बार बार सामने आते हैं। जैसे कोई कहता है कि भारत को आजादी 15 अगस्त को नहीं मिली क्योंकि 1950 तक तो हम ब्रिटेन के डोमिनियन में थे, क्योंकि अगर सच में हमें आजादी मिली होती तो हमने सभी अंग्रेजों को मारकर क्यों नहीं भगाया। क्यों आजादी के बाद भी अंग्रेज ऑफिसर लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नमेंट जनरल बनाया गया। तो वहीं पर कोई कहता है कि आजादी मिली ही नहीं, लीज पर ली गई है और 99 साल के बाद हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। और यहाँ हमारे मन में भी एक सवाल आता है कि जब ब्रिटिश संसद ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास करके पावर का ट्रांसफर किया या कहे कि भारत को आजाद किया, तो क्या ब्रिटिश सरकार फिर से इस एक्ट को वापस लेकर भारत की आजादी को छीन सकती है? क्योंकि संसद द्वारा बनाई गई एक्ट को तो संसद द्वारा वापस भी लिया जा सकता है। अगर आपके माइंड में भी ऐसा कोई सवाल है तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज हम इस बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले बीजेपी की फीमेल स्पोक्स पर्सन रुचि पाठक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रुचि ने कहा था कि भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है, बल्कि नेहरू ने लिखित समझौता करके ब्रिटिश क्राउन से 99 साल के पट्टे पर भारत को आजादी दिलाई है। इस बयान को लेकर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन गौरव जैन ने तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी की प्रवक्ता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें इतिहास और तथ्यों से कोई मतलब नहीं होता, इनकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। इस बयान के बाद रुचि को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का टॉपर बताकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। अब जानना है कि इनके बयान में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये जानने के लिए हमें साल 1947 में वापस जाना होगा। 1 जनवरी 1947 यानी कि नए साल के दिन एक काले रंग की ऑस्टिन प्रिंसेस कार ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इटली के निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर आकर रुकती है। इस कार में बैठे थे लुई माउंटबेटन, जो कि उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 के चचेरे भाई और 1939 से 1945 तक पूरे 6 साल चले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आर्मी चीफ ऑफिसर्स थे। प्राइम मिनिस्टर इटली चाहती थी कि माउंटबेटन को भारत का नया वाइस रॉय बनाकर भेजा जाए, जिससे कि भारत में चल रहे ट्रांसफर ऑफ पावर के मुद्दे को सॉल्व किया जा सके। इटली ने माउंटबेटन को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पता था कि भारत की आजादी यानी ट्रांसफर ऑफ पावर के मुद्दे को सुलझाने का काम माउंटबेटन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब भारत में भारत का खुद का एक स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम तैयार करना था। फिर एक लंबे डिस्कशन के बाद इटली ने घोषणा करवा दी कि ब्रिटेन गवर्नमेंट जून 1948 से पहले भारत को पूर्ण स्वराज का अधिकार दे देगी। लेकिन माउंटबेटन ये जानते थे कि ट्रांसफर ऑफ पावर का मामला बहुत पेचीदा है, इसको सुलझाना लोहे के चने चबाने जैसा होगा, इसलिए वो इस मुसीबत में फंसना चाहते नहीं थे। और फिर इस मुसीबत से बचने के लिए वो अपने चचेरे भाई जॉर्ज 6 से मिलने गए, जो माउंटबेटन को डिकी कहकर बुलाते थे। जॉर्ज ने इस समस्या से बचने में उनकी कोई मदद तो नहीं की, लेकिन माउंटबेटन से कहा कि डिकी, अभी भारत में इस तरह का माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस का कोई भी लीडर नहीं चाहता कि भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनना रहे, इसलिए तुम्हें ये कोशिश करनी है कि भारत एकजुट रहे या फिर उसका बंटवारा करना पड़े, लेकिन भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना रहना चाहिए। यानी कि अब ट्रांसफर ऑफ पावर और भारत के बंटवारे की जिम्मेदारी लुई माउंटबेटन पर थी। ब्रिटेन से भारत आते वक्त विमान में बैठे हुए माउंटबेटन के माइंड में बहुत से सवाल गूंज रहे थे, जैसे कि क्या भारत की रियासतें एक होने के लिए मान जाएंगी या फिर भारत का बंटवारा होगा, और अगर बंटवारा हुआ तो भारत की शासन व्यवस्था कैसी होगी इत्यादि। भारत पहुंचकर माउंटबेटन ने सबसे पहले नेहरू जी से मुलाकात की। नेहरू जी और माउंटबेटन दोनों ही पॉलिटिक्स में एक्टिव रहने की वजह से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। नेहरू जी ने भी चाहते थे कि माउंटबेटन उसके साथ मिलकर काम करे, क्योंकि भारत की सभी रियासतों के दावेदार ब्रिटिश शासन के करीब थे। लेकिन जब माउंटबेटन ने भारत की बंटवारे की बात की तो नेहरू जी ने इस संबंध में गांधी जी से बात करने की सलाह दी, और फिर नेहरू जी की सलाह पर माउंटबेटन ने गांधी जी से मुलाकात की। गांधी जी शुरुआत से ही बंटवारे के विरोधी रहे हैं और फिर माउंटबेटन के मुंह से बंटवारे की बात सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा था कि आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और जितना जल्दी हो सके पतली गली से निकल लो, कैसे क्या करना है हम सब कर लेंगे, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। गांधी जी के पास इतनी ताकत तो नहीं थी कि वह अकेले बंटवारे को रोक सके, लेकिन माउंटबेटन इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि ये बूढ़ा अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसने हमारे प्लान का विरोध किया तो हिंदुस्तान की पूरी जनता रोड पर उतर आएगी। इसी बीच माउंटबेटन को कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सरदार वल्लभ
भाई पटेल का सख्त भाषा में लिखा हुआ एक खत मिला, जिसमें उन्होंने किसी अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा था। इस खत में लिखी हुई सख्त भाषा माउंटबेटन को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने पटेल से ये खत वापस लेने को कहा, लेकिन पटेल नहीं माने। तो माउंटबेटन ने धमकी देते हुए उनसे कहा था कि आप मुझे समझते क्या हैं? अगर आपको सब कुछ अपने हिसाब से ही करना है तो फिर आप ही कर लो, मैं भी अपना विमान बुलाकर वापस चला जाता हूँ। माउंटबेटन की इस बात को सुनकर पटेल ने अपना खत वापस ले लिया और फाड़ दिया। अब यहाँ अकड़ दोनों में बराबर थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि दोनों समझदार थे, तो दोनों ने आपस में सुलह करके बीच का रास्ता निकाला, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और फिर यहाँ से इनके संबंध बिगड़ने की जगह अच्छे होते चले गए। लेकिन बंटवारे को लेकर तो पटेल भी सहमत नहीं हुए। जब ये तीनों बड़े नेता बंटवारे को लेकर सहमत नहीं थे, तो माउंटबेटन जिन्ना के पास गए और उन्हें बताया कि कांग्रेस का कोई भी लीडर बंटवारे को लेकर सहमत नहीं है। लगता है भारत में बंटवारा किए बिना ही इंडियन गवर्नमेंट की सत्ता को स्टेबलिश करना पड़ेगा। इस बात पर भड़ककर जिन्ना ने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मुझे बस एक चीज चाहिए और वो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा। जिन्ना के ऐसे लफ्ज सुनकर माउंटबेटन को समझ में आ गया था कि भारत में रहने वाले 30 करोड़ हिंदू और 10 करोड़ मुसलमानों का साथ में रहना मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी हिंदू और मुसलमानों के बीच चल रहे इस मनमुटाव को अच्छे से समझने के लिए माउंटबेटन ने पंजाब का दौरा किया। पंजाब पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। हर दूसरे दिन दंगे की खबर आ रही है और फिर उन्हें खबर मिलती है कि बंगाल में भी यही हाल बना हुआ है। पंजाब और बंगाल की कंडीशन को देखकर माउंटबेटन को यह समझ आ चुका था कि जल्द से जल्द कोई फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर गृह युद्ध छिड़ गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर वो पंजाब से सीधा शिमला चले गए और शिमला पहुंचकर ब्रिटिश सरकार द्वारा तैयार किया हुआ प्लान, जिसको वह दिल्ली में जाकर सभी के सामने बताने वाले थे, उसे उन्होंने शिमला में ही नेहरू जी को दिखाया। नेहरू जी इस प्लान को रात भर में अच्छी तरह से स्टडी कर रहे थे। इस प्लान में लिखी हुई एक लाइन नेहरू को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसमें लिखा था कि हिंदू और मुसलमान चाहे तो दोनों मिलकर इस प्रांत के किसी भी क्षेत्र में अपना अलग एक देश बना सकते हैं। और फिर सुबह माउंटबेटन के सामने इस प्लान को बेड पर फेंकते हुए नेहरू जी ने बोला कि अगर ऐसा हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा, कांग्रेस इसके लिए कभी राजी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से देश कई टुकड़ों में बंट सकता है। नेहरू जी की बात को सुनकर माउंटबेटन को भी ये प्लान उचित नहीं लगा और फिर उन्होंने 6 महीने में तैयार किए इस प्लान को रद्द कर दिया। अब माउंटबेटन के 6 महीने की मेहनत पानी में चली गई थी और अब उनके पास ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर न तो कोई प्लान था और न ही ज्यादा समय, क्योंकि गृह युद्ध की संभावना बनी हुई थी। तो इस समस्या से निपटने के लिए माउंटबेटन को अपने राजनीतिक गुरु वीपी मेनन की याद आती है और वो वीपी मेनन के पास जाते हैं और बताते हैं कि गुरुजी इस तरह की समस्या है, बताओ क्या करें। तब वीपी मेनन इन्हें डोमिनियन स्टेटस की सलाह देते हैं। डोमिनियन स्टेटस से मतलब भारत और पाकिस्तान 2 देश बना दिए जाएंगे और सभी रियासतों को ये हक होगा कि जिस देश को चुनना चाहे अपने हिसाब से चुन सकती हैं। माउंटबेटन को ये प्लान बहुत पसंद आया और इसलिए एक प्रो फार्मा तैयार किया गया, जिसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। और फिर इस प्लान को सभी के सामने रखा गया तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख नेता सभी इसके लिए राजी हो गए। सभी की सहमति के बाद इस प्लान को ब्रिटिश संसद में अप्रूव होने के लिए भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब कांग्रेस के सभी लीडर बंटवारे के विरोध में थे तो फिर ये इस प्लान को लेकर सहमत कैसे हो गए। इसकी वजह थी कि देश में लगातार गृह युद्ध के हालात बने हुए थे और अगर गृह युद्ध छिड़ जाता तो किसको सत्ता मिलती कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता था कि देश और भी कई टुकड़ों में बढ़ जाता। इस गृह युद्ध को टालने के लिए तो कांग्रेस चाहती थी कि कैसे भी करके ट्रांसफर ऑफ पावर का मुद्दा जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो उनके पास एक ही ऑप्शन था और वो था डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि इसके लिए ब्रिटिश संसद को केवल एक कानून पास करना था बस। भारत को इसके कई फायदे भी थे, जैसे अभी तक भारत का अपना कोई संविधान नहीं था और संविधान बनने तक भारत को सिविल सर्वेंट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स की जरूरत थी और डोमिनियन स्टेटस के तहत भारत ब्रिटेन के सभी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकता था। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब तक आपके पास अपनी कार नहीं है तब तक किसी और की कार रेंट पर लेकर यूज करना और फिर जब अपनी खुद की कार खरीद लो तो दूसरे की कार को हमेशा के लिए वापस दे दे। दूसरा कारण यह था कि 565 छोटी बड़ी रियासतों का फैसला होना अभी बाकी था। अगर ब्रिटिश सरकार इसमें हस्तक्षेप न करती तो ये रियासतें अपने अपने क्षेत्र में बहुत सी चीजें जैसे कम्युनिकेशन चैनल्स, टेलीग्राफ ऑफिसेस, रेलवे लाइन और भी चीजों पर रोक लगा सकती। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने सभी रियासतों के साथ
अपने संबंध अच्छे बना रखे थे, जिस कारण से डोमिनियन स्टेटस के तहत भारत सरकार इन रियासतों द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं का यूज कर सकती थी। और फिर 15 जुलाई को डोमिनियन स्टेटस वाला माउंटबेटन प्लान ब्रिटिश संसद में पारित हो गया, जिस पर 18 जुलाई को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा शाही मुहर लगा दी जाती है। मुहर लगने के साथ ही 15 अगस्त 1947 को इंडिया में इंडिपेंडेंस एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसी एक्ट के तहत संविधान सभा आजाद भारत की पहली विधायिका बनी और जवाहरलाल नेहरू भारत सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने। वायसराय के पद को भंग करके लुई माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए तो लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया? इसकी वजह था डोमिनियन स्टेटस। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत पावर का ट्रांसफर तो जल्द ही हो गया, लेकिन डोमिनियन स्टेटस अभी भी कायम था। डोमिनियन स्टेटस के अकॉर्डिंग ब्रिटेन के राजा का एक प्रतिनिधि यानी कि गवर्नर जनरल वो सारी जिम्मेदारियां संभालने वाला था जो आज के समय में इंडिया के प्रेसिडेंट संभालते हैं। ये पद माउंटबेटन को इसलिए दिया गया क्योंकि नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि रियासतों के विलय में माउंटबेटन उनकी मदद करें, क्योंकि रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करना इतना आसान नहीं था। तभी माउंटबेटन ने पटेल को सलाह दी कि अगर वो रजवाड़ों के कुछ अधिकार कायम रखें तो वे भारतीय संघ में शामिल हो सकती हैं। और फिर इन सभी 565 रियासतों की सहमति के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कठोर नीति का पालन किया, जिससे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी कुछ रियासतों को छोड़कर बाकी सभी रियासतों ने विलय पत्र पर साइन कर दिया। माउंटबेटन 21 जून 1948 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे और इनके रिजाइन देने के बाद श्री राजगोपालाचारी पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल चुने गए। और इस तरह जब तक भारत का अपना संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ, भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट का डोमिनियन बना रहा। और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होते ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को रद्द कर दिया गया, जिसके साथ डोमिनियन स्टेटस का सिस्टम भी खत्म हो गया था। अब हमारा सवाल ये है कि जब इंडिया को आजादी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत मिली तो क्या कभी ब्रिटिश संसद इस एक्ट को रद्द करके भारत को मिली आजादी वापस ले सकती है? देखिए, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग जब संविधान सभा द्वारा संविधान बनकर तैयार हो जाएगा तो इसे लागू करने से पहले संविधान सभा को गवर्नर जनरल की सहमति लेनी होगी। लेकिन संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव जैसे पढ़े लिखे लोग थे, तो संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान सभा के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का उल्लंघन किया गया, जिससे कि इंडिया के संविधान का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के साथ कोई संबंध न रहे और भारत का संविधान भारतीय नागरिकों के अकॉर्डिंग चले, न कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। दरअसल संविधान के आर्टिकल 395 के तहत भारत के संविधान को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी हासिल हुई और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अमान्य हो गए। ऑटोनॉमी का मतलब होता है मूल जमीन से उपजा संवैधानिक मूल्य। एक देश का ऐसा संविधान जिसे उसी देश के लोगों द्वारा बनाया गया हो और उस पर पूर्ण रूप से केवल उस देश के नागरिकों का अधिकार हो, बाहर के किसी भी व्यक्ति और किसी भी शक्ति का जिस पर कोई असर न हो। मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को रद्द करे, जला दे या कुछ भी करे, अब भारत पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। इस बात को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिख दिया गया है। अब आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि आज के समय में किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश की भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर भी कब्जा करने के लिए कितनी लाशें गिरेंगी, इसका अंदाजा लगा पाना कितना मुश्किल है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि चाइना एक सुपर पावर होते हुए भी अपने द्वीपीय भूखंड ताइवान पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है और भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके पर कब्जा करने के लिए अभी तक सोच ही रहा है। वहीं इजराइल गाजा पर कब्जा करने के लिए कोशिश ही कर रहा है। फिर भारत की आजादी को छीनना तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।